तारीख थी 26 नवंबर 2005। जगह विशाला अहमदाबाद हाईवे। रात का सन्नाटा था और हाईवे पर तेज रफ्तार से एक प्राइवेट बस अहमदाबाद की ओर बढ़ रही थी। बस के अंदर बैठे यात्रियों के लिए यह एक आम सफर था, जब तक कि अचानक सामने पुलिस की गाड़ियों की लाइटें नहीं दिखी। बस को रुकने का इशारा किया गया। कुछ ही सेकंड में पुलिसकर्मी बस के अंदर चढ़ गए। माहौल में घबराहट फैल गई। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पुलिस सीधे पीछे की सीटों की ओर बढ़ी और 3 लोगों को नीचे उतरने को कहा। उन 3 लोगों में एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका एक साथी शामिल थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर देगी। यहीं से शुरू होती है सोहराबुद्दीन शेख केस की कहानी। एक ऐसा मामला जो एक रात हाईवे पर रुकी बस से शुरू होकर अदालतों और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचने वाला था। एक ऐसा केस जिसने सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों तक हलचल मचा दी थी। आज हम बात करेंगे उसी केस की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। एक ऐसा मामला जिसमें देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाने वाले अमित शाह तक पर सवाल उठे। 3 राज्यों के 38 सीनियर पुलिस अधिकारी, जिनमें आईपीएस अफसर भी शामिल थे, जेल पहुंचे। कई राजनेताओं के नाम सामने आए और यही वह मामला था जिसमें राज्यसभा के अंदर पहली बार सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। एक गैंगस्टर के कथित फेक एनकाउंटर से शुरू होकर यह कहानी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के एक जज की रहस्यमयी मौत तक पहुंचती है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के झिरनिया गांव से, जहां का रहने वाला था सोहराबुद्दीन शेख। 1995 में वह ट्रक ड्राइवर था और उसी काम से उसने अपनी जिंदगी शुरू की। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात छोटे दाऊद और बाबू पठान से हुई, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करते बताए जाते थे, और यहीं से उसका रास्ता अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गया। उसकी शुरुआत तस्करी से हुई, खासकर हथियारों की तस्करी से, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना मुख्य धंधा बना लिया गुजरात और राजस्थान के मार्बल कारोबारियों से वसूली करना। धमकी देना और एक्सटॉर्शन उसका पहचान बन गया। समय बीतते बीतते उसके खिलाफ लगभग 56 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। सोहराबुद्दीन ने एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक गैंग तैयार किया। इस गैंग में 3 प्रमुख लोग थे, सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डेनियल। सबसे पहले तुलसीराम प्रजापति उससे जुड़ा। प्रजापति पहले से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई गंभीर अपराधों के लिए जाना जाता था। दोनों की जोड़ी जल्दी ही अपराध जगत में चर्चित हो गई। बाद में सिल्वेस्टर डेनियल इस गैंग का हिस्सा बना। कहा जाता है कि वह पढ़ाई में तेज था और उसके माता पिता राजस्थान के मेडिकल विभाग में अच्छे पदों पर थे, लेकिन एक चोरी के मामले में फंसकर उसे जेल जाना पड़ा। वहीं जेल में उसकी मुलाकात तुलसीराम प्रजापति से हुई और प्रजापति ने उसे सोहराबुद्दीन के गैंग में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद तीनों ने राजस्थान के एक स्थानीय डॉन हामिद लाला की हत्या कर दी और उसका गैंग खत्म कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस के रिकॉर्ड में यह नया गैंग तेजी से उभरते अपराधी गिरोह के रूप में दर्ज हो गया और राजस्थान में दहशत फैल गई। वर्ष 2004 में सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति का नाम गुजरात के वरिष्ठ भाजपा नेता हरेन पांड्या की हत्या के मामले में भी सामने आया। हालांकि उनकी मौत की असली साजिश आज तक रहस्य बनी हुई है। इसी दौरान इनका एक्सटॉर्शन का धंधा लगातार चलता रहा, लेकिन एक घटना ने हालात बदल दिए। राजस्थान के मशहूर आरके मार्बल के मालिक विमल पाटनी को धमकाकर उनसे पैसे वसूले गए। जब इतना बड़ा कारोबारी निशाने पर आया तो राजस्थान और गुजरात के मार्बल व्यापारी एकजुट हो गए। वे सभी राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के पास पहुंचे और शिकायत की कि सोहराबुद्दीन ने मार्बल कारोबारियों का जीना मुश्किल कर दिया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। साल 2004 की यह मुलाकात आगे चलकर घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत बनने वाली थी जिसका अंत फेक एनकाउंटर, सीबीआई जांच और कई रहस्यमयी घटनाओं में होने वाला था। रात के करीब 1:30 बजे हाईवे पर दौड़ती एक प्राइवेट बस को अचानक पुलिस ने घेर लिया। यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ मिनटों बाद बस से 3 लोगों को नीचे उतारा गया और यहीं से उस ऑपरेशन की शुरुआत हुई जिसे बाद में देश के सबसे विवादित एनकाउंटर मामलों में गिना गया। कहानी यहाँ से थोड़ा पीछे जाती है। जब राजस्थान के मार्बल कारोबारी अपनी शिकायत लेकर अहमदाबाद पहुंचे और वहां तत्कालीन गुजरात के गृह राज्य मंत्री अमित शाह से मिले तो उन्होंने बताया कि सोहराबुद्दीन शेख नाम का अपराधी लगातार कारोबारियों से वसूली कर रहा है और हाल ही में आरके मार्बल के मालिक विमल पाटनी को भी धमकाकर पैसे ले चुका है। बताया जाता है कि इसी के बाद गुजरात एटीएस को इस पूरे मामले में कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई। उस समय एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा थे।
उन्होंने आगे यह जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के अधिकारी अभय चुड़ासमा को सौंपी और एक योजना बनाई गई कि किसी तरह सोहराबुद्दीन को गुजरात लाया जाए। कथित तौर पर एक टिप के जरिए उसे राजस्थान के एक रियल एस्टेट कारोबारी रमन पटेल के बारे में जानकारी दी गई कि वहां से बड़ी रकम वसूली जा सकती है, लेकिन सोहराबुद्दीन खुद आने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने अपने 2 साथियों तुलसीराम प्रजापति और सिल्वेस्टर डेनियल को भेज दिया। दोनों गुजरात पहुंचे और रमन पटेल व उनके भाइयों पर गोलीबारी की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने कहा कि वे सोहराबुद्दीन के कहने पर आए थे। सिल्वेस्टर डेनियल को हिरासत में रखा गया, जबकि तुलसीराम प्रजापति को कथित तौर पर मुखबिर बनाकर छोड़ दिया गया ताकि सोहराबुद्दीन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। 23 नवंबर 2005 को प्रजापति ने पुलिस को सूचना दी कि सोहराबुद्दीन अपनी पत्नी कौसर बी के साथ हैदराबाद से अहमदाबाद की यात्रा कर रहा है और महाराष्ट्र के सांगली में उसे पकड़ा जा सकता है। योजना तैयार हुई और गुजरात पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। जैसा बताया जाता है, बस के सांगली पहुंचते ही पुलिस ने उसे रोक लिया और सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें गांधीनगर के पास जमियातपुरा स्थित एक फार्म हाउस ले जाया गया। 3 दिन बाद 26 नवंबर 2005 की सुबह सोहराबुद्दीन को वहां से ले जाया गया। अहमदाबाद के पास एक स्थान पर पुलिस की संयुक्त टीम, जिसमें गुजरात और राजस्थान पुलिस के अधिकारी शामिल थे। बाद में दावा किया गया कि यहाँ एक मुठभेड़ हुई जिसमें सोहराबुद्दीन को गोली लगी। उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद पुलिस की ओर से कहा गया कि सोहराबुद्दीन एक खतरनाक अपराधी था और उसके अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संबंध होने की आशंका थी। यह भी बताया गया कि उसकी जेब से 2 सिम कार्ड मिले जो कथित रूप से कराची से जुड़े बताए गए। लेकिन यही वह घटना थी जिसने आगे चलकर कई सवाल खड़े किए और एक ऐसे केस की नींव रख दी जो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था तक पहुंचने वाला था। आधी रात के सन्नाटे में एक एम्बुलेंस गांव के बाहर रुकती है। दरवाजा खुलता है और एक लाश उतारी जाती है। कुछ ही मिनटों में अंधेरे में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हवा में गुस्सा, डर और अफवाहें तैर रही थीं। यह सोहराबुद्दीन शेख का गांव था, झिरनिया, मध्य प्रदेश, जहां उसका शव पहुंच चुका था। बताया जाता है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण था। भीड़ जमा थी, नारेबाजी हो रही थी और हवाई फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम सवाल अभी बाकी था कि सोहराबुद्दीन की बीवी कौसर बी कहां थी। कौसर बी ने कथित तौर पर देखा था कि सोहराबुद्दीन को पुलिस की संयुक्त टीम अपने साथ ले गई थी। कहा जाता है कि 26 नवंबर 2005 की सुबह जब सोहराबुद्दीन को फार्म हाउस से ले जाया गया तो उसके कुछ घंटों बाद कौसर बी को भी एक दूसरे फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। यह स्थान गुजरात के इलोल गांव के पास कोबा अदलज रोड के आसपास बताया जाता है। इसके बाद कौसर बी सार्वजनिक रूप से कभी दिखाई नहीं दी। आरोप यह लगे कि कुछ समय बाद उसी फार्म हाउस में उसकी हत्या कर दी गई। उधर तुलसीराम प्रजापति को फिर से गवाह बनाकर छोड़ दिया गया। इस बार उसे कथित तौर पर उस एनकाउंटर का प्रत्यक्षदर्शी बताया गया। वह करीब 1 साल तक उदयपुर जेल में एक अन्य मामले में बंद रहा और जरूरत पड़ने पर उसे अहमदाबाद लाया जाता था। धीरे धीरे पूरा मामला शांत पड़ता दिखने लगा और लगभग 1 साल तक इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। फिर कहानी ने अचानक नया मोड़ लिया। गुजरात के पत्रकार प्रशांत दयाल को एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान पुलिस कर्मियों से इलोल के एक फार्म हाउस में बुर्का पहने एक महिला की हत्या की चर्चा सुनने को मिली। उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की। स्थानीय लोगों से बात करने पर कुछ ने बताया कि एक महिला को कुछ समय के लिए वहां रखा गया था, लेकिन बाद में वह कभी दिखाई नहीं दी। साल 2006 में यह खबर गुजराती अखबार दिव्य भास्कर में प्रकाशित हुई। इसी समय सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने भाई के कथित फेक एनकाउंटर और कौसर बी के लापता होने की जांच की मांग की। मामला दोबारा सुर्खियों में आया तो एक और डर सामने आया। तुलसीराम प्रजापति अब इस पूरी कहानी का अहम गवाह था। बताया जाता है कि उसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों से आशंका जताई थी कि अहमदाबाद से उदयपुर ले जाते समय उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। दिसंबर 2006 में जब उसे पुलिस हिरासत में ले जाया जा रहा था तो बनासकांठा इलाके में एक मुठभेड़ की खबर आई। पुलिस का दावा था कि प्रजापति भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसे गोली लगी। इस तरह सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति तीनों की मौत हो चुकी थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था और मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स आ रही थीं। मार्च 2007 में जांच शुरू हुई। कोर्ट के निर्देश पर आईपीएस अधिकारी गीता जौहरी को जांच सौंपी गई, जिन्हें सीधे गुजरात हाई कोर्ट को रिपोर्ट देनी थी। करीब 1 महीने बाद 24 अप्रैल 2007 को जांच के आधार पर डीजी वंजारा, एमएन दिनेश
और आर के पांडियन जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कार्रवाई मार्बल कारोबारियों से जुड़े हितों के कारण की गई थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। रिपोर्ट सामने आने के कुछ ही समय बाद गीता जौहरी को अचानक जांच से हटा दिया गया। उस समय यह चर्चा भी रही कि जांच से जुड़े गवाहों की जानकारी को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यहीं से यह मामला और उलझता गया और देश के सबसे चर्चित कानूनी और राजनीतिक विवादों में बदलने लगा। गीता जौहरी को जांच से हटाए जाने के बाद सवाल उठने लगे थे। 15 मई 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से पूछा कि उन्हें क्यों हटाया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद तरुण चटर्जी और पी के बालासुब्रमण्यम की बेंच ने गीता जौहरी को फिर से जांच पर बहाल कर दिया और इस बार उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। जांच दोबारा शुरू हुई, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। जनवरी 2010 में जब गीता जौहरी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की तो अदालत को वह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगी। कहा गया कि उसमें राजनीतिक दबाव के संकेत दिखाई दे रहे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की, फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली और एम्स के डॉक्टर टी.डी. डोगरा जैसे विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया। 23 जुलाई 2010 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। इसमें कुल 38 लोगों के नाम थे, जिनमें अमित शाह डीजी, वंजारा, गुलाब चंद कटारिया, अभय चुड़ासमा और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल बताए गए। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह की गिरफ्तारी हुई। जांच के दौरान कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ ऑडियो टेप्स का भी जिक्र सामने आया। शाह के वकीलों ने सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मांगी, लेकिन जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। बाद में 29 अक्टूबर 2010 को गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। शर्त यह थी कि वे 2 साल तक गुजरात से बाहर रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली और मुंबई में रहे। सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया, यह कहते हुए कि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति तीनों मामलों को एक साथ जोड़कर एक ही केस बना दिया गया। मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस पूरे मामले की सुनवाई एक ही जज करेंगे और उन्हें बदला नहीं जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ उसने इस निर्देश पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस केस के पहले जज थे जेटी उत्पत। लगभग 1 साल तक उन्होंने सुनवाई की। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार अमित शाह को अदालत में पेश होने के लिए कहा, लेकिन अलग अलग कारणों से उनकी पेशी नहीं हो पाई। आखिरकार उन्होंने 26 जून 2014 की तारीख तय की और स्पष्ट कहा कि उस दिन अदालत में उपस्थित होना होगा। लेकिन सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 25 जून 2014 को जज उत्पत का अचानक तबादला पुणे कर दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन होता दिखा जिसमें कहा गया था कि इस केस का जज नहीं बदला जाएगा। इसके बाद जून 2014 में नए जज के रूप में बृजगोपाल हरिकृष्ण लोया की नियुक्ति हुई। 47 वर्षीय जज लोया ने सीबीआई विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई संभाली। शुरुआती दौर में उन्होंने अमित शाह को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे दी जब तक कि आरोप तय न हो जाए। लेकिन यहीं से कहानी एक और रहस्यमयी मोड़ लेने वाली थी, जो इस केस को सिर्फ एक एनकाउंटर विवाद से कहीं बड़ा बना देने वाला था। केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी और अब अमित शाह पर आरोप तय होने को लेकर बहस होनी थी। केस की चार्जशीट करीब 1000 पन्नों की थी और बताया जाता है कि जस्टिस बृजगोपाल हरिकृष्ण लोया इसे खुद पढ़ना चाहते थे। वे गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद गंभीर रहते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2014 की सुनवाई में एक बार फिर अमित शाह अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि वे उसी समय मुंबई में मौजूद थे। उस दिन जस्टिस लोया ने उनके वकील से कहा कि अगली बार जब भी वे मुंबई में हों, उन्हें अदालत में उपस्थित होना होगा। अगली तारीख 15 दिसंबर तय की गई। इसी बीच 30 नवंबर 2014 को जस्टिस लोया अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में शामिल होने नागपुर गए। वे रवि भवन नाम के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उसी रात उन्हें सीने में दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुबह लगभग 6:15 बजे उनकी मौत हो गई। जब उनका शव उनके गृह जिले लातूर पहुंचा तो परिवार ने कुछ असामान्य बातें बताईं। कपड़ों पर खून के निशान, चेहरे पर सूजन और जबड़े के मुड़े होने जैसी बातें सामने आईं। परिवार ने यह भी कहा कि उनका मोबाइल फोन तुरंत नहीं मिला और जब कुछ दिनों बाद मिला तो उसमें से डेटा गायब था। इन बातों ने कई सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस लोया की मौत के कारण सुनवाई कुछ समय के लिए टल गई और फिर इस केस के तीसरे जज एम.बी. गोसावी नियुक्त हुए। 15 दिसंबर 2014 को सुनवाई शुरू हुई और 3 दिन तक बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद 30 दिसंबर 2014 को
अदालत ने अमित शाह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन उसी दिन खेल जगत की एक बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, सुर्खियों में थी और यह फैसला ज्यादा चर्चा में नहीं आ सका। करीब 2 साल तक मामला शांत रहा। फिर नवंबर 2016 में जस्टिस लोया के परिवार ने कारवां पत्रिका को इंटरव्यू दिया। परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा कि जस्टिस लोया ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले बताया था कि वे इस केस को लेकर दबाव में हैं। इंटरव्यू में यह भी दावा किया गया कि उन्हें कथित रूप से रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। परिवार के अनुसार उन्होंने कहा था कि वे किसी दबाव में फैसला नहीं देंगे, चाहे उन्हें नौकरी छोड़नी पड़े। बाद में एक पत्र का भी जिक्र सामने आया, जिसे उनके बेटे से जोड़ा गया और जिसमें परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इन दावों के सामने आने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया और जस्टिस लोया की मौत को लेकर सवालों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। कभी कभी एक केस अदालतों में खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। जस्टिस लोया की मौत के बाद भी यही हुआ। फाइलें बंद होने लगीं, मगर शक और बहसें खुलती चली गईं। कारवां पत्रिका की रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला फिर से गर्म हो गया। रिपोर्ट में परिवार के कुछ दावों और कथित दबाव की बातों ने नई बहस छेड़ दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें जस्टिस लोया की मौत और मेडिकल रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इसी दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि 2 ऐसे लोग जिन्हें जस्टिस लोया ने इस मामले से जुड़ी कुछ बातें बताई थीं, उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिनके नाम वकील कार्यकर्ता श्रीकांत खांडेकर और सेवानिवृत्त जज प्रकाश थोमरे थे। इन दावों ने पूरे विवाद को और गहरा कर दिया और यह सवाल उठने लगा कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छिपा तो नहीं है। मामले की सुनवाई उस समय सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही थी। तभी जनवरी 2018 में एक अभूतपूर्व घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यायिक प्रशासन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर मामले को परंपरा के अनुसार वरिष्ठ जजों की बेंच को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद जस्टिस लोया के बेटे अनुज लोया ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्हें अपने पिता की मौत पर कोई संदेह नहीं है और वे इसे प्राकृतिक मानते हैं। परिवार के अन्य कुछ सदस्यों के अलग अलग बयान भी सामने आए, जिससे मामला और चर्चा में आ गया। आखिरकार 19 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल थे, ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध सामग्री से किसी साजिश का संकेत नहीं मिलता और इस तरह के आरोप न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर आघात कर सकते हैं। इस फैसले के बाद देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने फैसले का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसे निराशाजनक बताया। उसी समय विपक्ष की ओर से तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उपराष्ट्रपति ने कानूनी सलाह के बाद उसे खारिज कर दिया। साल 2018 के अंत तक यह मामला कानूनी रूप से बंद हो गया, लेकिन सोहराबुद्दीन शेख के कथित फेक एनकाउंटर से शुरू हुई यह कहानी, कौसर बी और तुलसीराम, प्रजापति की मौत, जांच एजेंसियों की कार्रवाई, अदालतों की सुनवाई और जस्टिस लोया की असामयिक मृत्यु लंबे समय तक सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनी रही। यह केस सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रहा, बल्कि उसने यह सवाल भी छोड़ा कि जब न्याय, राजनीति और जांच एजेंसियां एक ही कहानी में आ जाएं, तो सच तक पहुंचना कितना कठिन हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है या अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में येस और नो में जरूर दें। धन्यवाद।